सलाम सामीन, पेश खिदमत है इमरान सीरीज़ की ये दूसरी नावल हिमाकत का जाल पार्ट 6। रूशी आज दारुल अहमक पहुंची थी क्योंकि उसे आज मेंबर बनना था। वैसे वो मेंबर बनने के लिए इतनी बेताब नहीं थी जितनी कि एक मेंबर के कमालात देखने के लिए थी। ये वही मेंबर था जिसकी ताकत के मुतालिक उसने इमरान को बताया था कि उसने कायम मकाम सद्र को गधे के समेत उठा लिया था। वैसे इस बात पे हमको कासिम याद आ गया। रूशी आज से 2 दिन पहले यहाँ आई थी और उसे मालूम हुआ कि वही मेंबर आज अपनी गैर मामूली ताकत का मुजाहरा एक बार फिर से करेगा। बूढ़े ने जब बताया कि वो तो अचानक बीमार पड़ गया है तो रूशी को आज बड़ी मायूसी हुई। बूढ़े ने कहा, ये वही बूढ़ा है जिसके साथ रूशी यहाँ दारुल अहमक में पहली बार आई थी। अब वो काफ़ी अरसे तक हमें अपने कमालात नहीं दिखा पाएंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेरा ख्याल है कि वो कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गए हैं। मुझे बहुत अफसोस है। यहाँ सारे ही उस अहमक के लिए मखमूम हैं। बूढ़े ने जेब से फार्म निकालते हुए कहा, अच्छा सुनिए, इसे आप भर दीजिए। रूशी फार्म भरने लगी। इसमें हर किस्म की तफसीलात के कॉलम थे, लिहाजा रूशी पेशे के कॉलम भरते वक्त थोड़ा सा हिचकिचाई। सोचने लगी, यहाँ वो सच्चाई से काम ले या फ्रॉड करे। शायद 1 मिनट गुजर जाने पर वो फैसला कर सकी कि उसे झूठ को दखल ना देना चाहिए। फिर उसने फॉर्म को फिल किया और बूढ़े की तरफ बढ़ा दिया। देखिए, सब ठीक है ना? तो आप महकमा खारिजा से ताल्लुक़ रखती हैं? जी हाँ, यहाँ तो बहुत सारी ख़वातीन मेंबर्स हैं जो महकमा खारिजा की ताल्लुक़ रखती हैं। क्या आप उनको जानती हैं? नहीं, मैं सबको तो नहीं जानती। वो मिसेस नोमानी, वो काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आई हैं। मिसेस नोमानी, रूशी कुछ सोचते हुए बोली, हाँ, उनकी सूरत से आशना हूँ, लेकिन आज तक उनसे मुझे बात करने का इत्तेफाक नहीं हुआ है। पता नहीं, मैंने वैसे उनको शायद काफ़ी दिनों से ऑफिस में भी नहीं देखा। वो इख्तिलाज क़ल्ब की मरीज़ा थी, लेकिन इस अंजुमन में दाखिल होती उनकी सेहत बड़ी बेहतर हो गई थी। हाँ, क्यों नहीं, रूशी हंस पड़ी। मैंने भी यही मुनासिब समझा कि कैल्शियम के इंजेक्शन लेने के बजाय अहमकों की अंजुमन की मेंबर बन जाऊं। अब आपको कैल्शियम के इंजेक्शन नहीं लेने पड़ेंगे, बूढ़े ने बड़ी संजीदगी से कहा। और रूशी, वो इस तरह मुतमईन नज़र आने लगी जैसे सचमुच कैल्शियम के इंजेक्शन लेने वाली थी। दफतन उसे इमरान की हिदायत याद आई और वो चौक के चारों तरफ से देखने लगी। कायम मकाम सद्र साहब गधे पे सवार हॉल में चहलकदमी फरमा रहे थे और क्लब की ख़वातीन मेंबर उन्हें बुरी तरह से छेड़ रही थी। जब वो बहुत ज़्यादा जेब जाते तो दांतों में उंगली दबाकर नज़र झुकाए इस तरह मुस्कुराते कि उन पे हज़ारों लड़कियों की शर्माहट जैसे उतर जाती सदक़े में। अचानक एक नौजवान औरत हॉल में दाखिल हुई और सीधी सदर साहब के पास आई। पहले उसने झुककर उनके गधे को सलाम किया, फिर अपना जूता उतारा, उसे सदर साहब के चेहरे के करीब ले गई। रूशी की तवज्जो इस वक्त उन्हीं दोनों की तरफ थी। अचानक उसे कुछ शुभा सा लगा। वो सीधी बैठ गई थी। सदर साहब के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो जूते के अंदर कोई चीज़ देख के मबहूत होकर रह गए हैं। उन्होंने अपने सर को जुम्बिश दी और औरत ने अपना जूता वापस से पहन लिया था। ये बड़ी अजीब बात थी। फिर वो सीधी उसी मेज़ पे आई जिसके करीब रूशी और उसका साथी बैठे हुए थे। बूढ़े ने मुस्कुरा के उसे हल्का सा इशारा किया। औरत कुर्सी खींच के बैठ गई। ये हमारी नई मेंबर हैं मिस रूशी, और ये मिसेस गोहन है। प्लीज़ टू मीट यू। रूशी ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे बेहद अफसोस हुआ आपसे मिलकर। औरत ने बुरा सा मुंह बनाया। भला रूशी भी कोई नाम है? नाम सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई हामिला बिल्ली हो। क्या? रूशी को गुस्सा आ गया था। सब्र सब्र सब्र, ये पुरानी अहमक हैं, आपको टेस्ट कर रही हैं। रूशी को याद आया कि दस्तूर के मुताबिक पुराने मेंबर उसको गुस्सा दिलाएंगे। वो हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी में अब भी जलाहट थी। फिर भी उसने अच्छे इखलाक की हामिल बनने की कोशिश करते हुए कहा, आपका नाम बेहद हसीन है मिसेस गोहन, क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगी? गुड, वेरी फाइन, बड़ा आहिस्ता से बोला। औरत मुस्कुराई। हटो बेशरम, और ये कह के वो मेज से उठ गई। तो तेजी से दरवाजे की तरफ जा रही थी। रूशी उठ के उसके पीछे लपकी। सुनो तो सही, सुनो तो सही। रूशी ने फिर से जिद की, नहीं नहीं, मेरे साथ चलो। ये कहते हुए रूशी ने गुजरती हुई टैक्सी को भी रोकने का इशारा कर लिया था। वो उनके करीबी आके फुटपाथ पे लग गई थी। चलो ना।
ऋषि ने मिसेस गोहन का हाथ पकड़ के खींचा। मुझे फुर्सत नहीं है, औरत अब नाखुशगवार लहजे में बोल रही थी। अरे अरे अरे, तुम्हें तो गुस्सा आ रहा है, तुम तो पुरानी मेंबर हो। ऋषि हंस पड़ी। नहीं तो, औरत हंसने लगी। बड़ी अजीब सी झल्लाहट वाली हंसी थी। इतनी देर में ऋषि ने उसे पिछली सीट पर ना ढकेल दिया था, खुद भी बैठ गई। साथ ही उसने ड्राइवर को इमारत का पता बताया। टैक्सी चल पड़ी। मिसेस गोहन ने कहा, सचमुच मुझे आज एक बहुत ज़रूरी काम था। अहमकों को इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि कौन सा काम कब होता है, ऋषि ने कहा और मिसेस गोहन खामोश हो गई। चंद मिनट के बाद ऋषि फ्लैट में पहुंच गई थी। दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने मिसेस गोहन की तरफ मुड़ के देखा। अब ज़रा बराहे करम तुम अपने जूते तो उतारो। क्या मतलब? वो उसे घूरने लगी। यही मतलब है कि बाज नए अहमक दूर की कौड़ी लाते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? ओह नो नो डियर, तुम्हें फिर गुस्सा आ रहा है, ऋषि चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली। अगर तुम खुद से जूते नहीं उतारोगी तो मुझे तशद्दुद करना भी आता है, और अगर तुम चीखो चिल्लाओगी भी तो पड़ोसियों से ये कहा जा सकता है कि तुम मेरी बहन हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में फितूर है, इसलिए तुम मेरी बात मानो। मिसेस गोहन ने अपने वैनिटी बैग खोलना चाहा, लेकिन ऋषि ने बड़ी फुर्ती से उस पर हाथ डाल दिया और उसे छीन लेने में कामयाब भी हो गई थी। मैं जानती हूँ कि इसमें पिस्तौल होगा, ऋषि हंस के बोली। देखो, तुम ख्वामख्वाह अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। उसने वैनिटी बैग एक तरफ उछाला और मिसेस गोहन का रास्ता रोक के खड़ी हो गई। तुम्हारी शामत आई है, मिसेस गोहन दांत पीस के बोली। ये तो बड़ी बुरी बात है, ऋषि हंस रही थी। तुम अंजुमन के नाम पे धब्बा लगा रही हो। अंजुमन की बच्ची, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक बार मिसेस गोहन उस पर झपट पड़ी, लेकिन शायद ऋषि पहले ही इसके लिए तैयार थी। उसने उल्टा हाथ उसके मुंह पे रसीद किया और वो दीवार से जा टकराई। जूते उतारो, ऋषि ने सर्द लहजे में कहा। वो फिर झपटी और इस बार मुंह पे घूसा खाने के बावजूद भी लिपट ही पड़ी। ऋषि, जो इमरान की सोहबत याफ्ता थी, उसकी इस धींगा मुश्ती को भला कब खातिर में ला सकती थी। जरा ही सी देर में मिसेस गोहन फर्श पे थी और ऋषि उसे बुरी तरह से रगड़ रही थी, लेकिन मिसेस गोहन ने ना तो शोर मचाया ना उसे गालियां दी। वो बस ये कोशिश कर रही थी किसी तरह उसकी गिरफ्त से निकल जाए, जो कि मुमकिन नहीं हो रहा था। आखिर में उसके हाथ पैर ढीले पड़ने लगे थे। ऋषि ने उसके बालों को मुट्ठियों में जकड़ा और उसके बाद सर फर्श से टकरा दिया। मिसेस गोहन बेहोश हो चुकी थी। अब ऋषि ने निहायत इत्मीनान से उसके जूते उतारे और फिर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इस दिलचस्प दास्तान, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि इब्न सफ़ी मरूम की हर दास्तान बहुत दिलचस्प है, इसका अगला हिस्सा अगले वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए, ये भी मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ लोग शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब करने में शायद कंजूसी होती है, तो रिक्वेस्ट है कि कंजूसी ना कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ऑलरेडी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ये नॉवेल आपको कैसा लग रहा है। एक बार फिर से आपका शुक्रिया।